अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैंने ये चैनल बनाने की जो वजूहात हैं वो बतानी है। वैसे तो और भी वजूहात हैं, लेकिन इसमें दो जो मेन बड़ी वजूहात हैं वो उनके बारे में बताना है मैंने। लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, वो वीडियो अपलोड करके ख़ासतौर पे जो उस वीडियो में मैंने एंड पे बात की है, वो वीडियो अपलोड करके मैंने ये समझ लें कश्तियाँ जला दी हैं अपनी। और मैं ये बता नहीं सकता कि मैं ज़हनी तौर पे और वैसे कितना खुश हूँ वो वीडियो अपलोड करने के बाद। है तो वो चाहे जैसे भी थी, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता शुरुआत कैसी थी। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इख्तिताम कैसा होगा। पिछली वीडियो देख के आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया होना कि मुझे सही तरीके से ज़्यादा बात करनी नहीं आती है। इसकी वजह ये है कि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत ही नहीं है शुरू से। वैसे तो बचपन से इतनी आदत नहीं है, लेकिन ख़ासतौर पर पिछले 4-5 सालों से एक तरह से ये ज़्यादा खामोश रहने की आदत बीमारी की आदत बन गई मेरे लिए। मुझे कितना खामोश रहने की आदत है इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि मैंने एक दफ़ा एक दुकान पे काम करना शुरू किया था। वो गेमों वाली दुकान थी, तो उधर गेमों वाली दुकान पे पता है ज़्यादा ही थोड़ा बोलना पड़ता है। बच्चे आते हैं उधर, वो हर तरह के बंदे आते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ जाता है धक्के से। तो 1 महीना मैंने काम किया उधर और ज़्यादा बोलना पड़ा। तो फिर जब काम छोड़ा मैंने, तो फिर 2 महीने तक मेरी गर्दन की थकावट ही नहीं गई। लेकिन उस वक़्त वो कुछ और मसलों की वजह से दिमाग मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हो जाएगा ठीक। और फिर मैंने 1 महीना और चलाई दुकान। तो फिर जब उस 1 महीने के बाद अगले 3 महीनों तक दोबारा मेरी गर्दन में थकावट रही है, गला भी दर्द करता था मेरा। मैं तो सोच रहा था पता नहीं ये पक्की मुसीबत तो नहीं पड़ गई। टोटल 7 महीने तक मैं तंग रहा हूँ इस मुसीबत से। बल्कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उससे आपको सही अंदाज़ा होगा कितना खामोश रहने की आदत है मुझे। और ये मेरे अपने लिए बड़ी ज़्यादा हैरानकुन बात थी। पहली दफ़ा मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी, तो मैंने कहा ये ऐसा भी हो सकता है। ये चेक करें ज़रा, ये ज़ुबान के किनारे देखने हैं। अगर सही इसमें ना नज़र आए तो मैं आगे वो तस्वीर या छोटी वीडियो बना के वो लगा दूंगा। ये ज़ुबान के किनारों पे वो इतना मैं चुप रहता हूँ कि ज़ुबान के किनारों पे वह दांतों के निशान बन गए हैं, ज़ुबान मेरी पड़ी रह के। ये पिछले साल के तकरीबन एंड पे मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा हूँ ना, 2 महीने मुसलसल बीमार रहा हूँ मैं। तो उस दौरान मैं जब अस्पताल गया था, मुँह भी पक गया था ना मेरा, दाने बन गए थे ज़ुबान पे भी। तो उस दौरान जब मैं अस्पताल गया वो चेक करवाने, तो उधर फिर मेरा अपनी ज़ुबान पे ध्यान गया। एक तो ज़ुबान मेरी नीली बड़ी हो गई थी, वो मेरे लिए इतनी हैरानकुन बात नहीं थी है। लेकिन जब मेरा ज़ुबान पे ध्यान पड़ा उस वक़्त मुझे ज़ुबान अजीब तो बड़ी लगी, लेकिन मैंने फिर घर आके जब शीशे में देखा गौर से, तो उस वक़्त मैं हैरान परेशान हो गया एक दफ़ा, ये क्या बन गया। उस वक़्त फिर मैंने सोचा था कि ये तो एक बीमारी सी बन गई है, इतना खामोश रहना भी ठीक नहीं है। उस वक़्त फिर मैंने ये सोचा था कि अब कम से कम थोड़ा इतना को बोलना शुरू करूँ कि एक तो ये बीमारी ख़त्म हो, और दूसरा ये कि इतना चुप रहने की वजह से अब मैं कोई अपने ज़हन की बात करनी होती है ना, किसी से कोई बात बतानी होती है, या कोई वैसे किसी मसले पे या किसी बात के बारे में कोई बहस-वहस करनी पड़ जाए या कोई ऐसी बात करनी हो, तो मुझसे बात होती भी नहीं। ज़हन में तो सारा कुछ मैंने सोचा होता है कि ये भी है, ये बात करूँगा, ये वो करूँगा।
वो सारी बातें जहन में सोची होती है, लेकिन पहला फ़िक्रा ज़हन से निकलता है तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाती है ज़हन से। इतना भी नहीं बोलना शुरू करना कि बस हर वक़्त बोलते ही रहूँ, बस इतना कि कम से कम ये जो 1-2 मसले हैं ना, ये ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि खामोश रहने के फ़ायदे भी बड़े ढेर सारे हैं, लेकिन ये जो 1-2 मसले हैं इसके, ये भी अब ख़त्म करने का इरादा है मेरा। कम से कम इतना तो हो कि कोई बात अगर किसी को समझानी हो या कोई बात करनी हो, तो वो तो सही तरीके से समझ आई जाए। कोई ये कहते हैं कि इतना चुप रहने की वजह से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इस वजह से ये होता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस इससे कम होता तो पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की है और जो बातें उसमें कर दी है मैंने, वो उसके लिए कॉन्फिडेंस ना होता मेरे अंदर, और कॉन्फिडेंस लेवल तो अभी मैंने दिखाना है। ये बस अपने ज़हन को समझाने वाली एक बात है। कॉन्फिडेंस अपने ज़हन को समझा के ही बंदा बना सकता है। वैसे तो मेरा इरादा था कि पिछली वीडियो अपलोड करने के बाद हफ्ता 10 दिन बाद ही मैं दूसरी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, लेकिन एक काम ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से ये 2-3 महीने गुजर गए पिछली वीडियो अपलोड करने के बाद, और अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। पिछली वीडियो बनाने के बाद एक शाम को जब मैंने सोचा कि अब कल दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, और उस शाम को मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड था, या ये कह लेंगे शायद से ओवर कॉन्फिडेंट था शायद। उस वक़्त मैंने सोचा कि मेरा ये ज़हन था कि अब मैंने हर वो काम कर गुज़रना है, जो जिसके बारे में मैंने सोचा है, जो काम करने को मेरा दिल है। मुश्किल है या आसान है, देर लगनी है, जल्दी हो जाए या लोग क्या कहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। अब दुनिया का कोई इंसान मुझे रोक नहीं सकता। उस वक़्त फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो अगर पूरे साल में कोई मुश्किल तरीन वक़्त होता है, तो वो यही है, सर्दियों का मौसम। और अगर मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं अपना ये आज़माना चाहता था कि मेरे इरादे कितने वो पक्के हैं, कि जो भी काम मैंने करने का सोचा हुआ है। तो उस वक़्त मेरे ज़हन में ये है कि अगर ये आज़माना है तो इसके लिए यही मौसम बेहतरीन है मेरे ख़्याल से। तो मैंने अपने ज़हन में ये बात रख के दुआया अंदाज़ में अपने दिल में ये सोचा कि या अल्लाह, अब ये सर्दियाँ बेशक मेरे लिए जितनी मुश्किल बना सकते हैं बना लें, इधर चाहे बर्फ़बारी शुरू कर दें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी करें। मेरा यही ज़हन था कि बस किसी तरह अब साथ ये भी हो जाए कि मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरे इरादे कितने को पक्के हैं ये काम शुरू करने से पहले ही। जो भी मैंने सोचा हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने यही सोचा है कि अब मैंने हर वो काम करना है, या हर उस काम की तैयारी शुरू कर देनी है आहिस्ता-आहिस्ता, जिसका मैंने सोचा हुआ है। तो मैंने यही ज़हन में सोचा कि अब ये सर्दियाँ चाहे मुश्किल बना दें या जो भी कर दें, ये मुझे पता लग जाए कि मेरे इरादे कितने को पक्के हैं। तो हुआ ये है कि जिस दिन मैंने ये शाम को सोचा था, उसी दिन रात को मैं बीमार। अब मेरी आदत ये है कि ये छोटी-मोटी बीमारी के बारे में मैं ध्यान ही नहीं करता इस पे। ये थोड़ा बहुत सर दर्द हो तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मैं 1-2 दिन देखता हूँ, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाके दवाई ले लेता हूँ, तो ठीक हो जाता है। तो 1-2 दिन मैंने देखा तबीयत, लेकिन तबीयत कोई ना ठीक हुई। तो फिर मैंने सोचा चलो अब कल जाके दवाई ले आऊँगा। अगले दिन फिर जब दवाई लेके आनी थी, तो फिर ठंड बड़ी लग रही थी और सर दर्द भी हो रहा था, तो मुझसे बिस्तर से निकला कोई ना गया। तो मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, फिर कल ले आऊँगा दवाई। लेकिन अगले दिन भी यही हाल। तो फिर दवाई कोई ना लाई गई, इस वजह से पापा भी कह रहे थे जाओ दवाई ले आओ, लेकिन मुझसे जाया नहीं था जा रहा। तो इस वजह से दवाई थोड़ी और लंबी हो गई, लेकिन फिर पापा ही जाके दवाई ले आए। मैं डॉक्टर के पास कोई ना गया, बस उधर ये सर दर्द, ये सर्दी का बुखार
बोल के इसकी दवाई ले आए। उस दवाई की 3 पुड़ियों में से 1 पुड़ी खोल के मैंने उसके अंदर जो भी गोलियाँ थी उनके 2-2 टुकड़े किए, बाकी वो आधी दवाई फेंक दी, वो आधी-आधी गोली जो है वो खाई मैंने, और उससे फिर ठीक हो गया उसी से मैं 1-2 दिन तक। दूसरी पुड़ियाँ मैंने खाई गोली, दवाइयाँ खाने को दिल ही नहीं करता मेरा, ये इतने से ही ठीक हो जाता है। ज़्यादा दवाइयों की आदत बनानी भी नहीं मैंने। लेकिन अब ये था कि शायद जो पहले कुछ महीने पहले मुसलसल 2 माह बीमार रहा हूँ मैं, शायद उसका असर था, ये जो भी था। लेकिन कमज़ोरी भी अभी काफ़ी महसूस हो रही थी मुझे, तो वो उसकी वजह से वो कभी-कभी ऐसा होता था कि वॉशरूम से जब मैं हो के आता था तो चक्कर आने शुरू हो जाते थे मुझे, और अगर पानी ना पीऊँ तो वो फिर बेहोश हो जाता मैं। पता नहीं अब ये ब्लड प्रेशर का मसला था या जो भी था, लेकिन उसके बाद ये फिर काफ़ी दिन मसला बना रहा। लेकिन इस दौरान जब तक मैं बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ, तब तक एक तो बस कमरे में बस लेटा रहता था मैं, तो वो लाइटें भी बंद करके रखता था क्योंकि आंखों में रोशनी चुभती थी फिर, और दरवाजे भी सारे बंद, तो फुल अंधेरा होता था कमरे में। तो जितने दिन मैं बिस्तर में पड़ा रहा हूँ और इस अंधेरे कमरे में पड़े-पड़े हर गुज़रता दिन मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मेरे ज़हन में ये बातें आ रही थी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए जो रास्ता मैंने चुना है, ये इतना मुश्किल है, देर बड़ी लगनी है, और अब तो उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है, पढ़ने की उम्र गुज़र गई है, सीखने की उम्र गुज़र गई है। बिस्तरे में पड़ा रहूँ बस, इतना सुकून है इधर बिस्तरे में, कुछ करके क्या करना। इतने मुश्किल काम सोच लिए हैं, मैं एक आम सा इंसान हूँ, भला मैं क्या कर सकता हूँ। और दुनिया जहान का हर वो बहाना मेरे ज़हन में आ रहा था कि बस मैं कुछ ना ही करूँ, और मैं शायद हार मान भी जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ये सोच के देखता हूँ कि अगर ये जो रास्ता मैंने चुना है अपने मकसद के लिए, मैं अपना मकसद भूल भी जाऊँ, ये रास्ता भी छोड़ दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर जब मैंने ये इस बारे में सोचना शुरू किया, तो ये है कि मैं पिछले 6-7 सालों से बस सोचते ही जा रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ बस। 2-2.5 साल लग गए मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूँढने में, और फिर बाकी यही सोचता रहा हूँ कि रास्ता कौन सा चुनना है इस मकसद के लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वो सारा कुछ। और अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरा ज़हन ही ऐसे का बन गया कि मैं चाहे दुनिया का कोई भी काम करूँ, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या ऑनलाइन काम करूँ, या कोई दुकान बनाऊँ, या कोई भी दुनिया का काम करूँ, मैं चाहे जूते पॉलिश करने भी शुरू कर दूँ ना, तो मेरा यही ज़हन बन गया है कि अगर मैं जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दूँ, तो फिर मैंने ये सोचना है कि ये जूते कैसे बनते हैं। ये जूते बेचने का भी तो काम होता है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जूते पॉलिश कर के मैं ये थोड़े पैसे जब बन गए, तो फिर मैंने आगे ये कोई छोटी सी दुकान बना लेनी है। ये ये वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ये नहीं था सोचा, वो कोई और काम सोचा था मैंने। और फिर वो उस दुकान से आहिस्ता-आहिस्ता, चाहे वो जितने भी साल लगे, चाहे पहले स्टेप में ही कई साल लग जाएँ, फिर वो दुकान से थोड़े पैसे बने हैं, तो फिर मैंने आगे दुकान थोड़ी और बड़ी कर लूँगा, या फिर एक और दुकान किसी और जगह बना लूँगा, किसी एक ही दुकान बना के क्यों बैठे रहना है। ये बस मैंने काम मुसलसल बढ़ाते ही रहना है, चाहे मैं दुनिया का कोई भी काम करने का फैसला करूँ। ज़ाहिर है फिर अगर मैंने काम बढ़ाते रहना है, तो फिर पैसे भी बढ़ते रहने हैं, और जब पैसे बढ़ने हैं, तो फिर मेरे ज़हन में यही सोच आई कि अगर ये पैसे मेरे पास आने हैं, तो वो पैसे फिर मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। उधर से फिर वो काम मैंने अपने मकसद से जोड़ दिए। मैं कोई भी काम करूँ वो घुमा फिरा के मेरे मकसद से आके जुड़ जाता है कि इसे इस्तेमाल करके मैं अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करूँगा।
और ये जो रास्ता मैंने चुना है अपने मकसद के लिए, ये रास्ता मुश्किल भी है। इसमें कोई 6 महीने, साल, 2-4 साल भी नहीं लगने, सारी ज़िंदगी लगनी है। और जितना खतरनाक आप इसे कह सकते हैं, ये उतना ही खतरनाक है। फिर ये सारा कुछ सोच सोच के इतने दिन बिस्तर पे बीमार पड़े पड़े, फिर मैंने कहा ये एक तो मैं बीमार पड़ा हूँ और ऊपर से अंधेरे कमरे में। बस थोड़ी सी भी तबीयत जब थोड़ी बेहतर हुई थी ना, तो कमरे से मैं बाहर निकला रोशनी में, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदा हो गया और दोबारा मेरी उम्मीदें जागी। तो फिर ये सारा कुछ सोच के फिर मैंने कहा कि एक तो मैं बीमार पड़ा हूँ और ऊपर से अंधेरे कमरे में, बेहतर यही है कि मैं इस बीमार ज़हन से कुछ सोचूं ही ना फिलहाल। जब तबीयत ठीक हो जाएगी, बाहर रोशनी में जाऊंगा मैं, तो फिर कुछ सोचूंगा मैं इस बारे में क्या करना है या क्या नहीं। और अब मैंने जो काम करने हैं वो वैसे तो मेरे लिए बताना मुश्किल ही है, लेकिन नेट पे मैंने वो एक वीडियो देखी थी, मेरा हम नाम हाशिम फिरोजाबादी, उसके कुछ अल्फाज ही मैं बोलूँगा वो, क्योंकि वो उसी के जो अल्फाज हैं ना, वो एक हद तक थोड़ा बहुत मेरी नीयत और मेरे ज़हन को, जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो करूँगा इंशाल्लाह, वो उससे थोड़ा बहुत ना, उसके अल्फाज एक हद तक मेरी नीयत, मेरे ज़हन और मेरे काम को थोड़ा बहुत बयान करते हैं, इसलिए मैं वो ये अल्फाज बोल देता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। लेकिन किसी और को जगाने के लिए खुद भी जागना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जैसा वक्त चल रहा है मेरे पास एक बेहतरीन मौका है इस काम के लिए। क्योंकि एक तो ये कि मेरी 26 साल उम्र हो गई है और इस वक्त मेरे पास कोई हुनर नहीं, मेरी कोई तालीम नहीं। एफएससी की है मैंने, वो भी मुश्किल से धक्के से पास की है, वो भी एक दफ़ा फेल हो गए। और कोई काम नहीं मैं इस वक्त कर रहा, वेला बिल्कुल।
वो पिछले 4-5 सालों से कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन नहीं काम बना। लेकिन बात यही है कि मैं वेला हूँ बिल्कुल, और 26 साल उम्र हो गई है मेरी। और मेरी उम्र के लोग हार मान के बैठ जाते हैं कि अब उम्र गुजर गई है, अब पढ़ने की, अब कुछ सीखने की, बस अब कोई भी काम मिल जाए वो कर लें, सारी ज़िंदगी वही करते रहें बस। और अगर उन्हें थोड़ा मौका मिल जाए जो काम कर रहे हो वो काम बढ़ाने का, तो तब वो बढ़ा लेते हैं, नहीं तो अपना वो हार मान के बैठ जाते हैं। और मैंने एक काम तो ये करना है ना कि अब आइंदा से मैंने जो भी काम करने का इरादा करना है, वो कोई तो मैं पहले बता दिया करूँगा कोई काम शुरू करते ही। लेकिन हो सकता है कोई ऐसे काम भी हों जो काम पूरा करने के बाद बताऊँ। हर काम में फ़ौरन तो नहीं ना बता सकता, मसले बन सकते हैं, इसलिए सारे मुस्तफिद थे कि शायद हमारे मुकद्दस जाके और हमें झंडा मिले। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अली इब्ने तालिब किधर है? कि अली का पूछा, अली तो वजूद नहीं थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें और जब भी आपके सामने कोई ये बात, ये किसी नालायक इंसान की बात बोले ना, या फिर आपके जहन में कोई किसी ऐसे इंसान की बात है, तो उस वक़्त आपके जहन में जो तस्वीर आती है ना जिस नालायक इंसान की, वो तस्वीर ख़त्म करके ये मेरी तस्वीर लगाएं। और ये जो मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ ना आज फजर की, ये भी कोई पक्की आदत नहीं है मेरी अभी। ये जो अभी मैं बीमार हुआ था उस वक़्त, उसके बाद मैं ऐसे वेला नहीं पड़ा रहा। मैं वो 3 काम करने की कोशिश करता रहा हूँ जिनके बगैर मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन इस बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है ऐसे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 7 साल पहले आया था, जब मैंने सोचना शुरू किया था। और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि अब मैं वो सब कुछ करना शुरू करूँ जिसके बारे में मैं पिछले 6-7 साल से सोच रहा हूँ। लोगों को कामयाबी का रास्ता मैं दिखाऊंगा, और मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे पास ये बेहतरीन मौका है अमली तौर पे ये काम करने का, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल नाकारा, बेकार हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना मेरी कोई तलीम है। बस एफएससी की है मैंने, वो भी धक्के से एक दफ़ा फेल हो गए। मैं तो ये वीडियो जिस मोबाइल से बना रहा हूँ वो मोबाइल भी मेरा नहीं है। मेरे पास तो ये पता नहीं टच मोबाइलों में कोई 3310 मॉडल है,
वो भी इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें संभाल के रखने की आदत है। मैं छोटे भाई के मोबाइल से वीडियो बना रहा था पहले, लेकिन वो उसे खुद भी ज़रूरत होती है और वो फिर बार बार जाके मांगना उससे मोबाइल दो, ये काम मुझसे नहीं होता। और आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद और उस मकसद को पूरा करने के लिए जो रास्ता है और उस रास्ते को ढूंढने का तरीका मैं बताऊंगा, और मेरे ख्याल से ये काम करने का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं बजाय इसके कि खुद अपने फ़लसफ़े झाड़ने शुरू कर दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात और अपनी ज़िंदगी की वो बातें बताऊँ जिनकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिला था, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चला। मैंने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा, लेकिन उनसे पूछें इतनी अपनी किस्मत खुद बनानी कैसे है, तो इस बात का उन्हें पता नहीं होता खुद। और उन्हें मैं ये एक बात बता देता हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं जानते, उस मकसद को पूरा करने का रास्ता भी नहीं जानते, वो अपनी किस्मत भी खुद नहीं लिख सकते। वैसे तो एक और भी वजह है ये चैनल बनाने की, लेकिन वो वजह मैं उस वक्त तक नहीं बता सकता जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। और चैनल मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। और इसकी वजह भी, ये चैनल मोनेटाइज होना क्यों ज़रूरी है, वो वजह बताने के लिए उसकी वजह भी तभी पता चल जाएगी। और पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि मैं अपने आप को एक अच्छी मिसाल बनाने की कोशिश करूँगा। वो असल में बस मेरे ज़हन की एक बात थी जो मेरे मुंह से निकल गई, करना नहीं था मैं उस वक्त चाहता, लेकिन चलो खैर ये बोल दिया। तो ये बात मुझे जब से मैंने वीडियो बनाई थी तब से ये खटक सी रही थी। और जो मैंने बात की थी ना कि ये मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, उस मकसद की वजह से ये दौलत और शोहरत मेरा मुकद्दर है, इस बात में तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये दौलत शोहरत मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ये बस मेरी ज़िंदगी के मकसद के लिए एक टूल होगा जो मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और मुझे परवाह नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना है वो कितना मुश्किल है या कितना ख़तरनाक है। बस अल्लाह से डरता हूँ मैं, ना किसी की गोली से, ना किसी के बाप से डरता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।